हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, साथ में हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी में जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर लेक्चर को। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। सबसे पहले स्पीसीज जो टर्म है और डिस्क्रिप्शन है वो जॉन रे साहब ने दिया था, और इन्होंने सबसे पहले स्पीसीज का ओवरऑल बताने की कोशिश करी थी कि स्पीसीज में हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। चलिए शुरू हम करते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में। किसने दिया था ये कंसेप्ट? ये दिया था बाय मेयर, अर्नस्ट मेयर, जो जिनके बारे में फर्स्ट पेज पे इस डाइवर्सिटी वाली यूनिट की शुरुआत में जो पहला पेज है उस पे दे रखा है, आप चाहें तो वो जरूर पढ़ सकते हैं। तो मेयर ने काफी सारा काम किया था बायोलॉजी के फील्ड में। इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन भी कह देते हैं। ओके, तो मेयर का क्या कहना था कि कोई स्पीसीज अगर ए है और इसके ये मेंबर्स हैं, और कोई स्पीसीज अगर बी है और इसके मेंबर्स ये हैं, तो ये सिर्फ आपस में ही रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। ए वाला बी वाले के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा। ओके, अगर ए वाला बी वाले के साथ में रिप्रोड्यूस कर पाए तो इस फिनोमिना को मैं इंटरब्रीडिंग कहूंगा। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग जो है वो अलाउ नहीं है। अगर आप ये कहे कि ए वाला बी वाले के साथ में कर भी रहा है तो फिर ये दोनों स्पीसीज ही सेम है। ए और बी अलग अलग स्पीसीज नहीं है, ए और बी दोनों सेम ही स्पीसीज है अगर वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो मेयर के हिसाब से इंटरब्रीडिंग नहीं होगी, यानी ए वाला और बी वाला जो है आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अपनी अपनी स्पीसीज के अंदर ही रिप्रोडक्शन करो, अपनी अपनी स्पीसीज के अंदर ही रिप्रोडक्शन करे। तो इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये है कि एक स्पीसीज में जितने भी मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, बाहर जाकर कहीं नहीं करेंगे। मतलब रिप्रोडक्शन आइसोलेटेड हो गए। ऐसा नहीं है कि किसी भी दूसरे स्पीसीज के मेंबर के साथ में आप रिप्रोड्यूस कर लोगे। ओके, अब इस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के साथ में समस्या ये है कि इन्होंने जो सबसे बड़ी बात या फिर सबसे बड़ा क्राइटेरिया जिसको इस्तेमाल किया है समझाने के लिए वो है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हम यहां पे कंसीडर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड, क्योंकि ज्यादातर दो ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। क्या सारे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? तो सारे ऑर्गेनिज्म तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो मोनेरा किंगडम है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। तो वहां पर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज लागू होगा या नहीं होगा? तो लागू नहीं हो पाएगा। तो यही रीजन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी में नहीं है, कंसीडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रखा है। तो मैं अगर बोलूं कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनके ऊपर ये वाला जो कंसेप्ट है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज अलाउ नहीं होता। हेंस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज नॉट अलाउड। अप्लाई वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नॉट अप्लाइड। ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं कोई नाम लेता हूं जैसे लैक्टोबैसिलस, तो क्या वो बायोलॉजिकल स्पीसीज है? तो आंसर है नहीं है। लेकिन क्या वो टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज है? तो आंसर है हाँ, टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज वो है, लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेन क्राइटेरिया है वो रिप्रोडक्शन है। ओके, तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज ज्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके ऊपर लागू होता है। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक सेल के लिए वैसे भी हमारे पास जो टेक्सोनॉमी के मेथड है वो उतने अच्छे नहीं है। ये बात हमने 12th क्लास में बुक में लिख रखी है कि प्रोकैरियोटिक सेल के लिए जो मेथड्स फिलहाल हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ग्रुपिंग करने के, क्लासिफिकेशन करने के लिए, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, और अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखने लगे या फिर छोटी से छोटी डिफरेंस को देखने लगे तो फिर प्रोकैरियोट की स्पीसीज ही कई सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास 12 के अंदर ये बात लिख रखी है। तो यहाँ पे आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये एक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड है टेक्सोनोमिक ग्रुप बनाने के लिए, यानी स्पीसीज कहलवाने के लिए, जो कि इस पे लागू नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। नाउ जो टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं? इसके अंदर हम लेते हैं ग्रॉस, यानी लगभग सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, साथ में हम इसके अंदर इंटरनल कैरेक्टर्स भी लेते हैं, मतलब कैरेक्टर बेस्ड है, रिप्रोडक्शन कंसीडर नहीं किया गया यहां पे, कैरेक्टर के हिसाब से हम देखेंगे। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर इंटरनल कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में प्रोकैरियोटिक सेल हो वो भी स्पीसीज रहेगी। बाकी कैरेक्टर्स क्योंकि हम देख रहे हैं, ज्यादातर जो कैरेक्टर्स हम देखेंगे वो कौन से देखेंगे? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स देखेंगे। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो हम फ्लोरल कैरेक्टर्स देखेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स भी कैसे होते हैं? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं। अगर मैं फंगस वगैरह की बात करूं तो फंगस के अंदर अगर आप देखोगे तो स्पोर कौन से बन रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बन रही है, ये सारे कंसेप्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो ये भी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, तो ज्यादा वेटेज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को लेना है, बाकी मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल कैरेक्टर्स को भी देखना है, तो बन जाएगा टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ओके, तो कोई भी स्पीसीज अगर आपने पढ़ी है, जरूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल स्पीसीज हो, लेकिन टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज तो जरूर वो होगी। टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के हिसाब से तो वो स्पीसीज है ही है। अब अगर मैं बोलूं कि इन एनिमल्स के केस में हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? हम देते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और प्लांट्स के अंदर हम जो प्रेफरेंस है वो किसको देते हैं? टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को देंगे। तो यहां पे मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। प्लांट्स में ऐसा क्या है? प्लांट में ऐसा ये इसलिए होता है, जैसे कई बार कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सेम स्पीसीज के होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं होती। मतलब सेम स्पीसीज की एक वैरायटी है, उसी स्पीसीज की एक और वैरायटी है, ये दोनों वैरायटी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करती। अब अगर क्योंकि स्पीसीज सेम है तो इन दोनों वैरायटी को आपस में रिप्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करती। इस वजह से बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है वो उतना बेहतर काम नहीं करता, इसलिए हम उसे इग्नोर करते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि प्लांट के केस में हम कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पे ज्यादा बात करते हैं बजाय कि रिप्रोडक्शन की। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। और हिस्ट्री की शुरुआत हम करेंगे ऐसे साइंटिस्ट से जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी एरिस्टोटल। तो भाई एरिस्टोटल के दो बच्चे हैं, किस किस के पापा हैं ये एक तो है फादर ऑफ बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी के फादर हैं, और साथ में फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। इन्होंने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में भी अपना रोल प्ले करा। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया इन्होंने?
स्टेम हाइट के हिसाब से किया। स्टेम हाइट के हिसाब से इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। जो सबसे छोटी स्टेम रखते थे हब्स, उससे बड़ी श्रब्स, और सबसे बड़ी ट्रीज। ओके, एनिमल का क्लासिफिकेशन भी इन्होंने किया, एक जो ब्लड रखते हैं और एक जो ब्लड नहीं रखते। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने एनिमल के अंदर भी यानी जूलॉजी के अंदर भी टैक्सोनॉमी में हेल्प करी। हम तो बोटनी के हिसाब से प्लांट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्री स्टेम हाइट के कैरेक्टर के ऊपर ये क्लासिफिकेशन का मेथड टिका हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्रुप्स बने। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है थियोप्रेटस। थियोप्रेटस के भी 2 बच्चे हैं। किस किस के फादर हैं ये, पापा किस किस के हैं? तो ये फादर ऑफ बॉटनी है, साथ में ये फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी। इनके बनाए हुए 2 ग्रुप हम पढ़ेंगे बेसिकली। एक तो स्टेम हाइट के हिसाब से इन्होंने जो ग्रुपिंग करी, मतलब ग्रुपिंग के 2 तरीके पढ़ेंगे इनके। पहली बात तो स्टेम हाइट के हिसाब से इन्होंने प्लांट को कैसे बांटा, इन्होंने 4 ग्रुप बना दिए। इन्होंने बोला जो सबसे छोटा वो हर्ब्स, उससे थोड़ा बड़ा अंडर श्रब्स। अंडर श्रब्स वो होते हैं जो सब श्रब्स से थोड़े छोटे होते हैं, फिर आए श्रब्स और फाइनली आए ट्रीज। एक तो स्टेम हाइट के हिसाब से तो इन्होंने एक ग्रुप एक्स्ट्रा बनाया अंडर श्रब्स। ओके, जो हर्ब से तो बड़े हैं लेकिन श्रब्स से छोटे हैं, उनको इन्होंने रखा अंडर श्रब्स के अंदर। आगे बात करते हैं। थियोप्रेटस ने जो दूसरा मेथड यूज किया वो किया लाइफ स्पैन के हिसाब से, कि प्लांट कितनी लाइफ जो है वो गुजारता है, मतलब कितने सीजन निकालता है। तो आपको 3 ग्रुप मिलेंगे, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स के ग्रुप बनाए गए हैं। एनुअल में 1 साल नहीं 1 सीजन, जो 1 सीजन निकाल जाए, 1 सीजन तक जिंदा रहे। बाइनियल में 2 सीजन और पेरिनियल में मल्टीपल सीजन जो प्लांट रहेगा उसे हम बोलेंगे पेरिनियल प्लांट। ओके, एनुअल प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे वीट, 1 सीजन उगाते हो तुम, फिर वो मर जाता है। बाइनियल प्लांट फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो तो कैबेज ले सकते हो। पेरिनियल प्लांट के अंदर आप चाहो तो एप्पल ले सकते हो, गुआवा ले सकते हो। ओके, तो ये पेरिनियल प्लांट्स है। तो लाइफ स्पैन के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और एक स्टेम हाइट के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट के ऊपर आएंगे हम। और नेक्स्ट साइंटिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो तीसरे साइंटिस्ट हैं वो है कार्लस लिनियस। नाउ जो लिनियस हैं, इन्होंने एक तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में काफी काम किया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप करने में काफी काम किया। एक इन्होंने 2 किंगडम्स बनाए, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वो भी लिनियस ने किया। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने के लिए इनका जो क्राइटेरिया था, ऑर्गेनिजम्स, इनका जो क्राइटेरिया था वो सिंपल था। सेल वॉल इन्होंने देखी, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उसे प्लांट कह दिया, और जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है उसे एनिमल्स कह दिया। ठीक है, तो फिर फंगी, एल्गी एक ग्रुप में हो गए। ठीक है, बैक्टीरिया भी क्या हो गए, एक ग्रुप में हो गए। एनिमल्स में अगर मैं बात करूं तो एक माइकोप्लाज्मा होता है जिसके पास में सेल वॉल नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा और अदर एनिमल्स, यूग्लिना, अमीबा, ठीक है, अदर एनिमल्स वो इसके अंदर आ गए। आज तो यूग्लिना, अमीबा को हम क्या मानते हैं, प्रोटिस्टा मानते हैं। अब समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि पहली बात तो
प्रोकैरियोट अगर मैं बोलूं कि डीमेरिट क्या है या क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इस पर्टिकुलर मेथड में, तो डीमेरिट्स की बात करते हैं। हर किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई ना कोई डीमेरिट जरूर होता है। सारे के सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम फुल प्रूफ नहीं कह सकते आप, जितने भी एग्जिस्ट आज तक करते हैं, जितने भी बने हैं पहले, कोई भी उठा लो, सब में डीमेरिट्स हैं ही हैं। तो हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। तो समस्या कहां आई? समस्या ये आई कि पहली बात तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का डिफरेंशिएशन ही नहीं किया। दूसरी समस्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। तीसरी समस्या ये थी कि भाई जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हैं उनको हेटेरोट्रॉफिक के साथ रख दिया। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एल्गी यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, साथ साथ रख दिए। अब अगर मैं बोलूं ये बाकी प्लांट के साथ में भी हैं, जैसे एंजियोस्पर्म वगैरह, एंजियोस्पर्म्स वगैरह भी यहीं पे रखे गए। तो एल्गी ज्यादातर यूनिसेलुलर, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, फंगी मल्टीसेलुलर, एंजियोस्पर्म्स जो है वो मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया। फिर फंगी ऑटोट्रॉफिक है, बाकी एंजियो एल्गी वगैरह क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। साइनोबैक्टीरिया है वो भी ऑटोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को भी क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। तो ये भी गंदी बात, ये भी गंदी बात और ये भी गंदी बात। तो इन डीमेरिट्स की वजह से ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये उतना अच्छा नहीं चलता। इसको आगे बढ़िया तरीके से रेक्टिफाई करने वाले साइंटिस्ट थे विटेकर। लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में अर्नेस्ट हैकल आए, उन्होंने प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया। उसके बाद कॉपलैंड आए, उन्होंने एक ग्रुप और बना दिया। और फिर फाइनली आरएच विटेकर आए, जिन्होंने टोटल 5 ग्रुप बना दिए, 5 किंगडम। और उसके बाद कार्ल वूज आए, जिन्होंने आर्के बैक्टीरिया को एक अलग ही ग्रुप बना दिया। तो टोटल अब 6 हो गए, यानी बैक्टीरिया में से निकाला, आर्के बैक्टीरिया अलग ग्रुप बना दिया। तो एक बैक्टीरिया तो पहले से, और अब एक नया आर्के बैक्टीरिया ग्रुप और आ गया, तो 6 ग्रुप हो गए। तो बेसिकली यहां पे हम आरएच विटेकर और कार्ल वूज को पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, उससे पहले क्या हमने लीनियस के अंदर, अच्छा लीनियस के अंदर एक छोटी सी चीज और, एक ग्रुपिंग जो इन्होंने करी थी उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, इन तीनों के अंदर तो हिडन सेक्स ऑर्गन्स है। तो इन्हें बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स। एक तो ग्रुप ये बनाया सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे, और जिनमें विजिबल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे इसमें फ्लावर विजिबल है, कॉर्न विजिबल है, इनके अंदर प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, तो इन्हें हम कहेंगे फ्नेरोगैम्स। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग भी लीनियस ने की थी, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लीनियस के बाद में आरएच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की 1969 के अंदर इन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी। बेसिस क्या था, क्राइटेरिया जो इन्होंने लिए, बेसिस देखो सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिस में आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि 5 बेसिस टोटल लिए हैं, जिनमें से 3 को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको देनी है। तो जिस सीक्वेंस में मैं लिखा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको ये पढ़ने भी है। तो पहला है सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में क्या देखोगे कि प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, ये देखोगे। दूसरा सेल स्ट्रक्चर, बाद में आप क्या देखोगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखोगे कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तीसरे नंबर पे क्या देखोगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है, या तो ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है।
फोर्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम रिप्रोडक्शन के टाइप देखेंगे, रिप्रोडक्शन के मेथड देखेंगे, गैमेट वगैरह जो है वो कैसे बनते हैं, स्पोर वगैरह। और पांचवा है फाइलोजेनी, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखेंगे, प्रॉपरली अरेंज करने के लिए ग्रुप्स को, जो जो ग्रुप आए उनको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए। अब आपको अगर कोई पूछ ले कि सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन कौन है, तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो लीनियस ने जो मिस्टेक करी कि प्रो और यू को अलग नहीं किया, इसने कर दिया। यूनी और मल्टीसेलुलर को अलग नहीं किया, इसने कर दिया। ऑटो और हेट्रो को नहीं किया, इसने कर दिया। आओ जरा ग्रुपिंग समझते हैं कि लीनियस के बाद में विटेकर ने ग्रुपिंग करते समय क्या क्या चीजें अपनाई। तो ऑर्गेनिजम्स, लीनियस ने तो सेल वॉल के हिसाब से बांट दिए थे। यहां पे सबसे पहले हम क्या पूछेंगे कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया। और अगर प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक है, तो किंगडम हो जाएगा मोनेरा। कौन सा किंगडम हो जाएगा, मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक रख दिए। अगर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, अगर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, तो अब ग्रुपिंग करने से पहले सवाल यह पूछा जाएगा कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो हम आ गए दूसरे के ऊपर बेसिस पे, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे, एक ही सेल है बॉडी में या मल्टीपल सेल है। अगर जवाब आता है कि यूनिसेलुलर है, तो उसको रख देंगे प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, चाहे पहले किसी को कहीं पे भी रखा गया हो, अगर वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, दैट मीन्स कि वो प्रोटिस्टा है विटेकर भाई साहब के हिसाब से। कह दिया तो कह दिया, चाहे कोई भी आ जाए, ये चीज चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, तो आगे का जो सवाल है वो ये होगा कि न्यूट्रिशन किस तरीके का है। न्यूट्रिशन के लिए मैं यहां पे 3 एरो लगा रहा हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीसरे नंबर पे देखा जा रहा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीसरे नंबर पे देख रहे हो और 3 ग्रुप बनाओगे इसमें। अब भाई अगर मैं बात करूं तो ऑटोट्रॉफिक यानी प्लांट्स, अगर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है तो प्लांट्स है। और हेट्रो में हम 2 टाइप पढ़ेंगे, एक वो ऑर्गेनिजम्स जो कि पहले डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के बाहर ही और फिर अब्सॉर्ब करते हैं, यानी पचा कर पहले पचाएंगे और फिर खाएंगे। ठीक है, दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म पहले बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो खा कर पचाएंगे, तो पचा कर खाएंगे और खा कर पचाएंगे। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक तो अब्सॉर्प्टिव और एक इंजेस्टिव। अब्सॉर्प्टिव में क्या है, बाहर ऑर्गेनिज्म है या फिर खाना पड़ा है, ऑर्गेनिज्म आया अपने वाला, इसने सिक्रीशंस करे, डाइजेशन बाहर ही करा, फिर अब्सॉर्प्शन कर लिया, अब्सॉर्प्टिव। दूसरे ने इंजेस्टिव में क्या हुआ, खाना है, खा लिया, पेट में गया, डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसने पहले पचाया फिर खाया, इसने पहले खाया फिर पचाया। ओके, तो अब्सॉर्प्टिव का एग्जाम्पल है फंगी या फिर माइकोटा। और इंजेस्टिव देखने को मिलता है एनिमल्स में। तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंशिएशन कर दिया? बिल्कुल कर दिया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का कर दिया? बिल्कुल कर लिया। और न्यूट्रिशन के हिसाब से भी कर दिया। और क्या ये तीनों ही काम में आए सिर्फ 5 किंगडम बनाने के लिए? बाकी 2 तो काम में ही नहीं आए, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे? इन तीनों को। और इन तीनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इससे ये 3 बने, क्योंकि इनसे ये 3 बन गए। समझ में आई बात? तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ये है। तो बाकी के दो थोड़ा और इलेबोरेट करने के लिए, थोड़ा और समझने के लिए काम में आए। और वैसे भी अच्छा लगता है अगर कोई 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दे। तो आगे बढ़ते हैं हम।
और एक बैलून डायग्राम जो है वो समझते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोनेरा से हमने प्रोटिस्टा को डिफरेंशिएट कर दिया। किस हिसाब से किया? हमने किया सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। प्रोटिस्टा से आगे के ग्रुप हमने डिफरेंशिएट करे हैं किस हिसाब से? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। और बाकी इन तीनों को हमने डिफरेंशिएट किया है किस हिसाब से? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। तो मोनेरा से बने प्रोटिस्टा और फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स, ये एक साथ बने। तो अगर आप देखना चाहो तो ये सबसे प्रिमिटिव और ये है एडवांस, ठीक है। और इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। जो भी कैरेक्टर्स आप देखते हैं फंगी के अंदर, वो प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स में भी है, मोनेरा में भी है। तो मोनेरा से कैरेक्टर गए प्रोटिस्टा में और फिर फाइनली फंगी। मोनेरा से कैरेक्टर गए प्रोटिस्टा में, फिर प्लांट्स में। मोनेरा से कैरेक्टर गए प्रोटिस्टा में और प्रोटिस्टा से एनिमल्स में। आओ जरा एग्जांपल देखते हैं। फंगी जैसा क्या कोई मोनेरा में है? बिल्कुल है। माइकोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसिटीज कहते हैं उसे, फंगी जैसा कैरेक्टर रखता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में कोई फंगी जैसा है, स्लाइम मोल्ड, और फिर फंगी बन गया। मोनेरा में कोई प्लांट जैसा है क्या? बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया, पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस करता है। प्रोटिस्टा में है डायएटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, जो कि एल्गी की तरह ही है, ठीक है। और फिर प्लांट आ गई। एनिमल के अंदर कोई, मतलब मोनेरा के अंदर कोई एनिमल जैसा कैरेक्टर रखने वाला है क्या? बिल्कुल है। मोनेरा के अंदर एनिमल जैसे कैरेक्टर्स रखते हैं कौन? जो हमारे माइकोप्लाज्मा है, उनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। और प्रोटिस्टा में कौन रखता है? प्रोटोजोन्स रखते हैं। प्रोटोजोन्स में तो लिख रखा है कि एनिमल लाइक्स ऑर्गेनिजम्स है। और फिर फाइनली यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? ये है फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स, किस तरीके से कैरेक्टर्स आगे बढ़े हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो प्रिमिटिव से एडवांस। यहाँ पे फाइलोजेनी भी हमने समझ ली कि किस तरीके से फाइलोजेनी का यूज हुआ। तो फाइलोजेनी तो अरेंजमेंट में काम में आई। क्या बहुत अच्छा तरीका है ये ग्रुपिंग करने का? आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया, देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन सारे के सारे जो भी तुम पढ़ते हो सभी में कुछ ना कुछ डिमेरिट्स है। इसमें भी डिमेरिट्स है। आओ जरा डिमेरिट्स समझते हैं इसकी, और इसकी डिमेरिट्स समझने के बाद हम इसको करेंगे ओवर। तो सबसे पहली जो डिमेरिट है वो ये है कि नो पोजीशन ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कौन होते हैं? जो सेल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे वायरस, तो वायरस की कोई ग्रुपिंग नहीं करी, वायरॉइड्स की कोई ग्रुपिंग नहीं करी, प्रियॉन्स की कोई ग्रुपिंग नहीं करी। वायरस क्या होता है? प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरॉइड सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आरएनए वाला, और प्रियॉन्स तो होता सिर्फ प्रोटीन है। तो ये प्रॉपर सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते भाई। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कि सेल स्ट्रक्चर होना तो चाहिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यहाँ पे वो है ही नहीं। तो वायरस और वायरॉइड्स और प्रियॉन्स को क्लासिफाई नहीं किया। नो पोजीशन ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट किसे कहते हैं? जिनका सेल जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं होता। दूसरा, नो पोजीशन फॉर सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोंट जैसे कि लाइकेन। लाइकेन किस किस से मिलकर बना? एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया और फंगी। फंगी अलग से ग्रुप में है, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया अलग अलग ग्रुप में है। लेकिन लाइकेन जो एक साथ, ऐसा स्ट्रक्चर जो दोनों के साथ होने से बनता है, इसका कोई पोजीशन या क्लासिफिकेशन या फिर कोई ग्रुपिंग नहीं कर रखी। तो ये दोनों पॉइंट्स डीमेरिट है। क्या इन डीमेरिट्स का सॉल्यूशन आज तक हुआ? जवाब है नहीं हुआ। जैसे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई अता पता नहीं है कि कहां रखे भाई उसको, वो हेलोजन जाएगा, हेलोजन में रख दे उसको, या फिर उसको हम अल्कली मेटल्स में रख दें बेसिकली। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे कि इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ ही नहीं है आज तक। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत ही
बढ़िया काम किया है बैक्टीरिया के फील्ड में। तो कार्ल वूज के बारे में हम बातें करते हैं, जो हमारे 5th नंबर साइंटिस्ट। तो कार्ल वूज की बातें करने के बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। आई थिंक ये लेक्चर ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया इस वजह से। तो फिर हम शुरू करते हैं। कार्ल वूज, फटाफट ये लास्ट टॉपिक है, पढ़ लो। तो कार्ल वूज जो है, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पहली बात तो 3 डोमेन सिस्टम बनाया। व्हाट इज 3 डोमेन सिस्टम? 3 डोमेन सिस्टम होता है, इसके अंदर बेसिकली 3 डोमेन बना दिए। डोमेन वगैरह हम देखेंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम इसे कहते हैं। ये 6 किंगडम जो है ना, वो 3 डोमेन में आते हैं। तो डोमेन को हम सुपर किंगडम कह देते हैं, सुपर किंगडम। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा? देखो, मोनेरा को देखा सबसे पहले। शॉर्ट एंड स्वीट समझाता हूं। मोनेरा को देखा। मोनेरा के अंदर इसको 2 ग्रुप मिले, एक तो आर्के बैक्टीरिया और एक मिला यू बैक्टीरिया, बाकी बैक्टीरिया कह सकते हो। तो कार्ल वूज ने देखा कि आर्के बैक्टीरिया, इसके अंदर इंट्रॉन्स हैं। इंट्रॉन्स किसमें हैं? इंट्रॉन्स क्या होते हैं? स्प्लिट जीन वाला मैकेनिज्म। किसका कैरेक्टर? यूकैरियोटिक कैरेक्टर। इंट्रॉन्स हैं, इसके अंदर स्प्लिट जीन्स हैं, इसके अंदर स्प्लाइसिंग होती है। तीनों किसके कैरेक्टर्स हैं? अभी तो रुको, एक और, इसके अंदर हिस्टोन्स हैं। क्या कमाल की चीज है आर्के बैक्टीरिया। है प्रिमिटिव, लेकिन ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये रिजेंबल करते हैं, रिजेंबल्स विद यू कैरियोट्स, रिजेंबल्स विद यू कैरियोट्स। ओके, तो आर्के बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया के साथ रखना तो बहुत ही नाइंसाफी है कार्ल वूज के हिसाब से, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया जो है, देखो, प्रिमिटिव है, इस वजह से यूकैरियोट्स के साथ तो नहीं रख सकते, क्योंकि खुद क्या है? प्रोकैरियोट है। लेकिन कैरेक्टर इसके यूकैरियोट से भी मिल रहे हैं। यू बैक्टीरिया के कंपैरिजन में देखोगे तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। तो एक ही साथ रखना, मोनेरा के अंदर रखना, तो थोड़ा सा गलत हो गया। डिसिमिलैरिटीज कुछ ज्यादा ही है। फिर एक ठोस कारण मिला कार्ल वूज को। ठोस कारण ये है कि आर्के बैक्टीरिया के अंदर जो 16SR RNA है, इसका सीक्वेंस डिफरेंट होता है। इसका जो सीक्वेंस है ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? ध्यान से देखना भी। ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे सेम मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे मेरे अंदर जो 18SR RNA है उसका सीक्वेंस और आपके अंदर जो 18SR RNA है उसका सीक्वेंस लगभग सेम मिलेगा। एनसीईआरटी में एक बात है ना कि 99.9% डीएनए सेम है। तो सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं ना, सीक्वेंस, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे अंदर, जैसे आपके अंदर इंसुलिन के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वही मेरे अंदर है। तो हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप जाओगे तो हमें क्या देखने को मिलता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सीक्वेंस वगैरह है वो सेम देखने को मिलता है, सिमिलर मिलता है। अगर मैं ये कहूं कि ये ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ही है कि भाई ए में और बी में दोनों में मॉलिक्यूलर लेवल पे सिमिलर चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब इसका कोड और इसका कोड लगभग सेम सा ही है, तो आप यही कहोगे ना कि दोनों का कॉमन एंसेस्टर है कोई ना कोई। दोनों जो है वो किसी एक प्राणी से मिलकर बने हैं, कॉमन एंसेस्टर है इनका कोई। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया का किसी से रिजेंबल ही नहीं करता, इससे नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसिमिलर। तो आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इनका 16SR RNA का सीक्वेंस क्या है? डिफरेंट। अगर सीक्वेंस डिफरेंट है तो डू नॉट हैव सेम एंसेस्टर। तो इनके पास एंसेस्टर क्या नहीं है? सेम नहीं है। और अगर एंसेस्टर सेम नहीं है तो दोनों को एक ही ग्रुप में रखना अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। ठीक है, तो शुड नॉट बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। तो फिर क्या किया जाए? इसको बाहर निकाला जाए और एक नया किंगडम ही बना दिया जाए।
और ध्यान से देखना, मोनेरा के दो टुकड़े हो गए, एक तो ये और एक ये, एक जो सच्चे बैक्टीरिया, एक जो ये वाले बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखो मोनेरा के दो टुकड़े करते ही इसके दो हो गए, तो दो और बाकी 4 बच गए 6, तो 6 किंगडम यहाँ पे बनकर तैयार हो गए हैं। तो कौन कौन से 6 किंगडम बनकर तैयार हो गए हैं? तो अब आप अगर बोले तो आर्के बैक्टीरिया भाई साहब अब किंगडम है अपने आप में, थोड़ी रिस्पेक्ट। ठीक है, बाकी फिर बोलेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, ये दोनों मोनेरा के हिस्से। और फिर हम बात करते हैं किसकी? प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के बाद में फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, एनिमल्स। 6 किंगडम बनकर तैयार हो गए। ये एक डोमेन में है आर्के, और ये जो है बैक्टीरिया, और ये चारों जो हैं यूकैरिया। ठीक है, तो एक डोमेन ये, दूसरा डोमेन ये, तीसरा डोमेन ये रहे, तो 3 डोमेन सिस्टम बन गया। देखो डोमेन के अंदर क्या आ रहे हैं? डोमेन के अंदर किंगडम्स आ रहे हैं, तो डोमेन्स को हम क्या कहेंगे? सुपर किंगडम। जो किंगडम से भी बड़े हैं वो सुपर किंगडम। तो यहां पे हम लेक्चर को खत्म करते हैं, और आई होप आपको ये पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम वो मोनेरा किंगडम पे शुरू करेंगे। मोनेरा किंगडम में बेसिक कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे करते करते हम मोनेरा को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर लगेंगे हमें मोनेरा को कंप्लीटली पढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच।